James Mann, he also proposed a therapy which is within a psychoanalytic tradition. तो इन्होंने भी जो है ब्रीफ साइकोडायनेमिक एंड रिलेशनल थेरेपी अलॉन्ग विद एग्जिस्टेंशियल मेथड अप्लाई किया था, विच इज ब्रीफ मीन्स टाइम लिमिटेड साइकोथेरेपी। तो इनका जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ये था कि जो टाइम है वो रियलिटी के साथ में लिंक्ड है। तो जो एवरी इंडिविजुअल ही और शी इज ट्राइंग टू डिनाई टाइम एंड रियलिटी और टाइम दोनों लिंक्ड है। टाइम के साथ में रियलिटी चेंज होती है। तो अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, एक एज सबकी आती है कि वो जितना टाइम हमने अभी स्पेंड कर दिया है उससे कम ही बचा है लाइफ में। तो जो बचपन में ये थॉट प्रोसेस नहीं होता है इंडिविजुअल का, किसी का भी। उस टाइम तो टाइमलेसनेस होती है, किसी ये आइडिया ही नहीं होता कि एक दिन जो है ज़िंदगी भी ख़त्म होगी तब कैसा महसूस हो रहा होगा। तो इस जो है रियलिटी को डिनाई करता, रियलिटी ऑफ डेथ जो है, एंड विच इज़ ऑफ कोर्स डिनाइंग टाइम, इसको जो है हर इंडिविजुअल चाहता है कि इसको डिनाई करे। अब ये एडल्टहुड में तो पॉसिबल नहीं होता है, जैसे कि चाइल्डहुड में कि अपने आप ही ऐसा होता है कि टाइमलेसनेस की फीलिंग होती है। तो उसमें जो ड्रीम्स, डे ड्रीम्स, पीपल फॉल इन लव, दे ड्रिंक, दे यूज ड्रग्स और वेरियस काइंड्स ऑफ मिस्टिक स्टेट्स ऑफ एक्सटेसी दे ट्राई टू इंडल्ज इन। वहाँ पे उनको जो है टाइमलेसनेस फील होता है और देन दे फील बेटर। तो इस इनकी जो थेरेपी थी इसमें ये बताते हैं कि जो फाइनाइटनेस ऑफ टाइम है वो इंडिविजुअल को फील होती है ब्रीफ थेरेपी में, क्योंकि हमने बात की ना ब्रीफ थेरेपी में टाइम इज लिमिटेड। तो टाइम लिमिटेड होगा जब थेरेपी में स्टार्टिंग से ही पता है कि इतना ही टाइम थेरेपी चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो फाइनाइटनेस से जो टाइम जो है वो इंडिविजुअल को जो है महसूस होने लगती है। तो उसको ये पता लगता है कि जो थेरेपी में जो हेल्प मिलनी है मुझे वो लिमिटेड टाइम के लिए है। तो अब जो है वो जो उसकी जो मैजिकल टाइमलेसनेस, ओमनीपोटेंट फैंटेसीज वो सब नहीं चलेंगी, ये उसको समझ एहसास होने लग जाता है। तो क्योंकि टाइम लिमिटेड थेरेपी है तो इसलिए जो है 1 मैक्सिमम 2 जो है इनटेक इंटरव्यूज होंगे इंडिविजुअल के, सो दैट वी एस्टैब्लिश द कोर कॉन्फ्लिक्चुअल थीम या सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्टैब्लिश करने के लिए। ये टाइम लिमिटेड है इसलिए 2 से ज़्यादा सेशंस नहीं लेने हैं कोर कॉन्फ्लिक्चुअल थीम के लिए। अब जो उसकी करंट सफरिंग है उसको जो है पास्ट सोर्स के साथ में लिंक किया जाता है और क्रोनोलॉजिकली लिंक किया जाता है चीज़ों को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इसमें नॉट मोर देन 12 सेशंस जो है उसको दिया जाता है, मतलब एग्जैक्टली 12 ही दिया जाते हैं, नॉट मोर देन नहीं, एग्जैक्टली 12 सेशंस पहले ही बता दिया जाता है कि यू विल गिवन ओनली 12 सेशंस। और उसमें भी जो लास्ट सेशन है यानी विच इज द 12th सेशन, उसकी डेट फिक्स कर दी जाती है। सो उसको फाइनाइटनेस ऑफ टाइम की फीलिंग स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। एंड ये तो बिगनिंग वाला हो गया। फिर मिडिल फेज में क्या होता है, जैसे जैसे बीच में आते हैं अराउंड 6 सेशन, 7 सेशन, 5th सेशन, बीच में आते आते जो इंडिविजुअल का एंथुजियाज्म है वो कम होने लगता है और वो एक डाउट की सी फीलिंग में होने जाता है। लगता है जैसे पहले उसके रिलेशनशिप थे वैसे री एनैक्टमेंट होने लग जाता है थेरेपी में, जो पास्ट रिलेशनशिप से उसके हिसाब से वो होने लग जाता है। तो अब जो जैसे जैसे एंडिंग की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द 12th सेशन, तो एंजाइटी प्रोवोक होती है या इवोक होती है, नॉट प्रोवोक, इवोक होती है। प्रोवोक तो इंटेंशनली की जाती है, इवोक अपने आप होती है। सो क्योंकि फाइनाइटनेस ऑफ टाइम है, सेशन एंड होने हैं, तो एंजाइटी इज इवोक्ड। तो अब क्यों इवोक हो रही होती है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि 12th सेशन तक जो रेजोल्यूशन हो गया हो उसकी प्रॉब्लम का कोई मीनिंगफुल। तो ये उसको एंजाइटी हो रही होगी कि अब मेरा कुछ हुआ तो है नहीं अभी, और ये कैसे जो है सेशन ख़त्म हो जाएंगे और फिर मेरा क्या होगा। तो जब एंड फेज की तरफ आते हैं तो जो इमोशंस ऑफ सैडनेस, ग्रीफ, एंगर, गिल्ट, ये सब जो है इंटेंसली एक्सपीरियंस होते हैं
और जो उसके पास्ट में जो इस टाइप की फीलिंग्स आई थी वो जो है रिलीव करता है इंडिविजुअल टुवर्ड्स द एंड ऑफ थेरेपी। और लाइकवाइज जो थेरेपिस्ट है ही और शी ऑल्सो फील्स द प्रेशर कि जो एंड है वो एंड नहीं है ये समझाने के लिए क्लाइंट को थेरेपी के सेशंस का जो एंड हो रहा है दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। तो ये भी थेरेपिस्ट के ऊपर प्रेशर होता है, ये कैसे समझाएगा उसको कि भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई है लेकिन थेरेपी के सेशंस एंड हो रहे हैं, बट इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द एनीथिंग, इट इज़ जस्ट ए न्यू बिगनिंग कि अब तुम यहाँ से नई ज़िंदगी स्टार्ट करने वाले हो। तो ये जो थेरेपिस्ट की एंग्जाइटी है ऑफ सेपरेशन विदाउट रिजोल्यूशन, सेपरेशन तो होना ही है क्योंकि 12 सेशन की डेट भी फिक्स है पर रिजोल्यूशन हुआ नहीं है, तो इस बात की एंग्जाइटी थेरेपिस्ट को भी होती है। तो इसीलिए जो है मैन जो है जेम्स मैन ने ये बोला कि जो अगर टर्मिनेशन है उसका एक्टिव मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि ताकि वो जो पेशेंट है वो इंटरनलाइज कर ले कि बाय द एंड ऑफ लास्ट सेशन जो इंटरनलाइज कर ले चीज़ों को और वो मोर जो है ज़्यादा पॉजिटिव, कम एंगर, लेस गिल्ट लेडन एंड देयर बाय मेकिंग सेपरेशन ए जेन्युइन मैच्योरेशनल इवेंट। तो ये जो है लानी होती है थेरेपिस्ट को क्लाइंट के अंदर कि भाई सेशन एंड हो रहा है कोई बात नहीं, सोल्यूशन नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा और गुस्सा उसमें कमी आ जाए, गिल्ट की फीलिंग ना रहे और सेपरेशन को एक जो है मैच्योर तरीके से कि हाँ ठीक है एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, सो दिस रिलेशनशिप आल्सो कमिंग टू एन एंड। तो अगर जो है कोई इंडिविजुअल को गुस्सा आता है तो वो नॉर्मल माना जाता है और उसको एक्सप्लोर किया जाता है रादर देन अवॉइड करने के कि उसके एंगर में ही जो इश्यू होगा ना कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था। सो ये जेम्स मैन की थेरेपी थी। तो अब आते हैं कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल अप्रोच में। तो कॉग्निटिव एंड बिहेवियर अप्रोच में बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, उससे जो है हमारा बिलीफ सिस्टम जनरेट होता है और बिलीफ सिस्टम जो है उससे जो है हमारे इमोशन जनरेट होते हैं और इमोशन से हमारे एक्शंस होते हैं। तो अगर जो है हम जो बिलीफ सिस्टम है उस पर वर्क करें तो बिलीफ सिस्टम चेंज होने से सब कुछ ठीक हो सकता है, मतलब जो इमोशन जो है बेटर जनरेट होंगे, एक्शंस जो है इम्प्रूव होंगे। और बिहेवियर वाली बात तो बिहेवियर में ही है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाली बात है। तो अगर हम स्टिमुलस चेंज करेंगे तो रिस्पॉन्स चेंज होगा। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन किया जाता है या उल्टा भी कोई बिहेवियर पर्टिकुलर जो है स्टिमुलस से इवोक होता है तो वो स्टिमुलस अगर हम इंडिविजुअल के लाइफ में लाएं तो उसके बेटर जो है रिस्पॉन्सेस इवोक होंगे। जहाँ तक स्टिमुलस की बात है, स्टिमुलस हमेशा एक्सटर्नल हो ये ज़रूरी नहीं है। स्टिमुलस कैन बी थॉट प्रोसेस ऑल्सो, ये भी है। तो इसमें जो है क्या-क्या चीज़ें ट्रीट कर सकते हैं सीबीटी में, डिप्रेशन को कर सकते हैं, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैं, ओसीडी है। हाँ, मगर ये सब जो हम ट्रीट कर रहे होंगे तो इसके साथ में कोमॉर्बिडिटी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए सीबीटी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसके लिए अलग से सीबीटी होती है। इन डिसऑर्डर्स के साथ कोमॉर्बिडिटी होने पर सीबीटी नहीं होती है। और जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाली जो सीबीटी होती है, वो लंबे समय तक चलती है और हम जो पढ़ रहे हैं अभी चीज़ें वो जो है शॉर्ट टर्म थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं। सो डिप्रेशन, एंग्जायटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसमें भी शॉर्ट टर्म की हो सकती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइडेड कोमॉर्बिडिटी ना हो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। सो दिस वाज अबाउट इनिशियल सीबीटी। अब जो है सीबीटी में हम कर क्या रहे होते हैं? तो सीबीटी में जो है जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है उसका फंक्शनल एनालिसिस कर रहे होते हैं और जो अनवांटेड इमोशंस हैं उनका भी कि भाई ये इमोशंस जो हैं और ये जो बिहेवियर है क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं, क्या इससे हासिल होता है इंडिविजुअल को।
तो इससे जो है हमें उसका बिलीफ सिस्टम का आइडिया लग जाएगा। और खाली फंक्शनल एनालिसिस नहीं करेंगे, उसके जो एंटीसीडेंट्स हैं, मतलब जो भी मैल एडेप्टिव उसके रिस्पॉन्सेस हैं, उससे पहले क्या हुआ था, और कॉग्निशन यानी कि उसके थॉट प्रोसेस क्या था, फिर उसका बिहेवियर क्या था, और उस बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में ABCDEF करके होता है। A is for activating event, B is belief system, C is consequences। तो जो इंडिविजुअल का की लाइफ में कोई भी इवेंट जो मैल एडेप्टिव रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, तो वो जो बिहेवियर, वो क्या नाम, इंसिडेंट है या स्टिमुलस है, उसको एक्टिवेटिंग इवेंट कहेंगे। और वो एक्टिवेटिंग इवेंट से जो मैल एडेप्टिव बिहेवियर या रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ ए बिलीफ सिस्टम विच इज फॉल्टी। और इसी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो गलत होंगे। तो अगर हमें कॉन्सिक्वेंसेस राइट चाहिए, तो हमको बिलीफ सिस्टम पे वर्क करना होगा, एक्टिवेटिंग इवेंट पे नहीं। क्योंकि एक्टिवेटिंग इवेंट हमेशा हमारे कंट्रोल में, ये पॉसिबल ही नहीं है लाइफ में। वो इवेंट हो, मगर उस इवेंट की प्रोसेसिंग जो है, मेंटल प्रोसेसिंग, जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग जो है, इस तरीके से हो कि हमारा रिस्पॉन्स जो है अडेप्टिव हो। तो ये कब होगा? जब बिलीफ सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएट होगा। तो इसीलिए जो है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी बिहेवियर हम इसीलिए करते हैं कि हमें बिलीफ सिस्टम पता लग गया, देन वी कैन वर्क अपॉन दैट। तो अब बिलीफ सिस्टम हमें पता लग भी गया, तो फिर अब हम क्या करेंगे? तो ABC, तो ये हो गया एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीफ सिस्टम एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर आता है DEF। D इज फॉर डिस्प्यूटिंग। जो उसका बिलीफ सिस्टम है उसको डिस्प्यूट करेंगे। डिस्प्यूट करेंगे का मतलब ये नहीं कि उसको गलत साबित करेंगे, उसका जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको एज ए हाइपोथेसिस लेंगे, और अपना जो है एक दूसरा हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस आर टेंटेटिव स्टेटमेंट्स which can be tested. So hypothesis being tentative and testable, तो उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली उसका फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है, तो उसकी हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित होगी। और हमने क्योंकि जो है विदाउट एनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, विद ड्यू डिलीजेंस एंड थॉट प्रोसेस, एज ए साइकोलॉजिस्ट जो उस बिहेवियर की हाइपोथेसिस बनाई है, वो एंड्योरिंग होगी, लॉजिक, टेस्ट ऑफ लॉजिक स्टैंड करेगी, टेस्ट ऑफ ट्रायल भी स्टैंड करेगी। आप टेस्ट कर लो तो सही निकलेगी। अब ये उसको जब दिखाई दे रहा है कि उसकी हाइपोथेसिस गलत है और जो दूसरी हाइपोथेसिस दी जा रही है वो सही है, तो दोनों हाइपोथेसिस तो अपने ब्रेन में रख नहीं सकता है ना, कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा उसको। एक चीज गलत है उसको साबित कर हो चुका है, एक चीज सही है वो साबित हो चुकी है, लेकिन साबित हो चुकी सही चीज को छोड़ के गलत चीज को फॉलो करता रहे तो वो कर नहीं पाएगा फिर वो। इसलिए अल्टीमेटली उसको जो हमारी वाली हाइपोथेसिस है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और क्योंकि हमारी वाली हाइपोथेसिस करेक्ट है, अडेप्टिव है, तो उसके जो है जो इमोशंस जो है नए जनरेट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। दैट इज ई। डी वाज डिस्प्यूटिंग एंड ई वाज इमोशंस। इमोशंस मीन न्यू इमोशंस, पहले वाले नहीं। और देन इज एफ। एफ इज फीलिंग। तो जब नए इमोशंस जनरेट होंगे विच आर अडेप्टिव, तो ऑब्वियसली जो फीलिंग भी जनरेट होगी वो फीलिंग भी पॉजिटिव वाली होगी। तो इस तरह से ABCDEF करके जो है हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करते हैं। तो इसमें हम करते क्या क्या हैं? एक तो साइको एजुकेशन देते हैं इंडिविजुअल को। साइको एजुकेशन में क्या होता है कि हम उसको यही सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि कैसे जो है बिहेवियर जनरेट होता है। बिहेवियर इज नॉट रैंडम, वो एक बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होता है, एंड द बिलीफ सिस्टम कैन बी फॉल्टी। और अगर बिलीफ सिस्टम फॉल्टी होगा तो बिहेवियर फॉल्टी होगा, बिहेवियर फॉल्टी होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉल्टी होंगे। तो अगर हमें कॉन्सिक्वेंसेस चेंज करने हैं तो बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। यू कैनॉट अचीव डिफरेंट रिजल्ट बाय रिपीटिंग द सेम एक्शंस। तो ये इंडिविजुअल को साइको एजुकेशन में समझाना होता है।
दूसरा रिलैक्सेशन, ये तो लगभग हर मेंटल डिसऑर्डर में एप्लीकेबल है, क्योंकि रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, फिजिकल एज वेल एज मेंटल, इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर बेटर थिंकिंग। अगर आदमी स्ट्रेस होगा, टेंस होगा, तो उसका जो है लॉजिकल फैकल्टी ढंग से काम नहीं कर रही होगी। फिर थर्ड हम सीबीटी में क्या करते हैं, इमेजिनल और वीवो एक्सपोजर। इमेजिनल का मतलब है हम उसको मेंटली जो है बोलते हैं, इमेजिन करो ऐसा होगा, फिर ऐसा हुआ तो क्या होगा, फिर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसे ये इमेजिनल हो गया। और एक होता है इन वीवो एक्सपोजर। इन वीवो मतलब लाइव उसको एक्सपोज करते हैं, जो उसने हाइपोथेसिस बनाई है उसको जो है हम लाइव एक्सपोजर देते हैं कि एक्सपीरियंस कर लो तुम्हारी हाइपोथेसिस सही है कि नहीं है। और लाइकवाइज अपनी हाइपोथेसिस को भी लाइव एक्सपोजर करा सकते हैं, जो हमने बनाई है वो एक्सपीरियंस करके देख लो। जैसे कि अगर उसको ये लगता है कि मैंने ये कपड़े पहन के बाहर गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, और हम ये कहते हैं कि भाई नहीं हंसेंगे, लोगों पीपल डोंट केयर कि व्हाट यू वियर एज लॉन्ग एज इट इज नॉर्मल। तू फनी होगा तो ऑब्वियसली लोग हंसेंगे, लेकिन यार एक नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के, यार नोबडी केयर्स कि वो मैचिंग कलर की है या नहीं है, नोबडी केयर्स, नोबडी विल लाफ एट यू। तो उसको ये लाइव एक्सपीरियंस करा देंगे कि भाई तुम पहन के चलो, हम देखते हैं कितने लोग हंसते हैं। सो ये वीवो एक्सपोजर हो गया। फिर एक होता है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। तो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है ये नॉर्मली उसमें यूज होता है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि अगेन वो जो फॉल्टी उसका बिलीफ सिस्टम होता है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल को ये लगता है कि मैंने कोई चीज कहीं टच कर ली तो उस टच करने से मेरे अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, वो सही बात भी, आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आते हैं, नॉर्मल चीज है। और वो बैक्टीरिया जो है इतने डेंजरस होंगे कि वो मैं जो है उससे बहुत सीरियस सिक हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। ये फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है कि हम दिन भर इतनी चीज़ों को टच करते हैं, हमेशा हर चीज़ को टच करने के बाद हाथ थोड़ी धोते हैं। कोई ज़्यादा ही कोई ऐसा एक्सपोजर हो तब हाथ धोते हैं, या खाने से पहले हाथ धोते हैं, या सर्टेन ओकेजन दिन में 4-5 होते हैं उसमें ही हम हाथ धोते हैं। अदरवाइज ऐसा तो नहीं सर कोई धोता है कि हर बार हर 10 मिनट में हाथ धोने लग जाए कि मेरे को ये टच हो गया। अदर देन डॉक्टर्स एंड ऑल, उनका तो ज़रूरी होता है बिकॉज दे टच पेशेंट्स, तो वहाँ पॉसिबल है इन्फेक्शन का। बट आई एम टॉकिंग अबाउट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो हम जो है उसके साथ बैठ के उसे कहेंगे अच्छा ये टेबल को टच करो, मैं भी टच करता हूँ, आप भी टच करो। तो वो टच करेगा, हम भी टच करेंगे, और ऑब्वियसली उसको जो है मेंटली ये लगेगा कि अब उसको इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके अंदर जो अर्ज उठेगी कि वो जाके अभी हाथ धोए। तो ये जो अर्ज हो रही है हाथ धोने की, ये रिस्पॉन्स जो है हम प्रिवेंट करेंगे। मतलब हम उसको ये बोलेंगे नहीं नहीं आप हाथ मत धो, मैं भी यही बैठा हूँ, मैंने भी तो टच किया है, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे आधे घंटे 1 घंटे जो है धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाते जाते हैं। तो उसका फिर जो है जो बिलीफ सिस्टम है, फॉल्टी बिलीफ सिस्टम, कि कुछ चीज़ टच करने से ऐसा हो जाएगा फिर मैं बचूंगा नहीं, वो ऑब्वियसली शेक होगा, क्योंकि वो प्रूफ देख रहा है कि उसने भी टच किया, हमने भी टच किया, दोनों को कुछ नहीं हुआ, बार बार नहीं हुआ, हर सेशन में ऐसा कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्स प्रिवेंशन हुआ। देन होता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में क्या है कि हम उसके अंदर जो माइंड में एक स्कीमा बैठा हुआ है विच इज फॉल्टी स्कीमा, उसको रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसको कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। तो इसमें ऑब्वियस बात है ये थॉट लेवल पे होगा। तो उसने जो भी स्कीमा बना रखा है जो कि फॉल्टी है, उसको हम थ्रू एनी वेरियस मेथड्स, जैसे हम लॉजिकली भी कर सकते हैं, इन वीवो एक्सपोजर भी कर सकते हैं, इमेजिनल भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी, ये सब जो है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में काम आते हैं। तो एक बार उसका स्कीमा चेंज हो गया तो फिर तो उसका बिहेवियर अपने आप ही चेंज हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज बिहेवियरल एक्टिवेशन। तो लाइफ में सर्टेन बिहेवियर्स करने होते हैं तभी कोई रिजल्ट मिलेगा, वो आप कर ही नहीं रहे हो तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हो,
तो फिर कहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा हेल्दी रहने का। तो जो उसके बिहेवियरल एक्टिवेशन जो है, उसमें हम वो बिहेवियर एक्टिवेट करवाते हैं जो कि एडेप्टिव बिहेवियर है। तो ये सब जो है हम CBT में इन नटशेल करवाते हैं। अब जो कॉग्निटिव थेरेपी है, ये एरॉन बेक के कॉग्निटिव मॉडल पे बेस्ड है। तो ये मैंने बाकी तो एक्सप्लेन कर ही दिया है इसमें। हाँ, एक जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि जो थेरेपिस्ट है और क्लाइंट है वो कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं, कोलैबोरेटिवली एंड एम्पिरिकली, मतलब एविडेंस होना चाहिए। कोलैबोरेटिव का मतलब ये है कि पेशेंट की बात भी सुनी जा रही है, थेरेपिस्ट की बात सुनी जा रही है, वो मिलजुल के जो है एक नतीजे पे पहुंच रहा है। ये नहीं कि थेरेपिस्ट ने कह दिया ऐसा है तो ऐसा है। तो दोनों को मिलजुल के एक नतीजे पे पहुंचना है, और नतीजा कौन सा, जो एम्पिरिकल हो, यानी कि इसका एविडेंस हो। तो जो इंडिविजुअल का जो भी अजम्पशन है या सिचुएशन का अप्रेजल है, उसके ऑल्टरनेटिव जितने भी बन पड़ते हैं, हर ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाता है क्लाइंट को। और ये एक्सप्लोर जो किया जाता है वो कोलैबोरेटिव मैनर में किया जाता है, यानी कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो अब ये एक्सप्लोर करने से क्या होगा, क्लाइंट विल फील एम्पावर्ड कि ही और शी हैज चॉइसेस ओवर देयर रिस्पॉन्सेस। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है किसी भी चीज़ का, तो फिर चॉइस तो हमारी हुई ना कि किस एक्सप्लेनेशन पे हम रिस्पॉन्स करें। हमने अपने फ्रेंड को 4 फ़ोन किए, उसने चारों बार फ़ोन नहीं उठाया। हमने 10 मैसेज किए, उसने मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। हमने ये सोचा कि भाई वो हमारा दोस्त अब नहीं रहा, अब वो जो है हमको कुछ नहीं समझता है, ही और शी इज़ नेग्लेक्टिंग मी। ये भी एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर हम जो है उसको बोलें कि ये भी तो हो सकता है कि उसका फ़ोन गुम हो गया हो, उसको पता ही नहीं हो कि उसका फ़ोन कहाँ है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। येस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। फिर हम कहेंगे ये भी तो हो सकता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, बीमार हो, अनकॉन्शियस हो, इसलिए अपने फ़ोन को आंसर नहीं कर पा रहा है। येस, दिस इज़ ऑल्सो एन अल्टरनेटिव। तो अब ये जो सेकंड और थर्ड वाले जो अल्टरनेटिव अप्रेज़ल हमने सिचुएशन के दिए, तो तीनों सिचुएशंस में हमारा रिस्पॉन्स अलग होगा। तो इस तरीके से जो है, जब उसको एक से ज़्यादा अप्रेज़ल और सिचुएशन पता चलेगा, तो द पर्सन विल फील एम्पावर्ड कि हाँ, मेरे पास एक से ज़्यादा तरीके से रिएक्ट करने की या रिस्पॉन्स देने की चॉइसेस हैं। आई डोंट हैव ऑलवेज टू रिस्पॉन्ड इन ए पर्टिकुलर मैनर इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो अब ये जो हमने उसको अल्टरनेटिव अप्रेज़ल दिए सिचुएशन के, तो इसको एक्सप्लोर करवाया जाएगा कि भई तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे को अब पसंद नहीं करता है, तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहा है। सो तुमने जाके उससे मिलो, तुम मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तो एज़ ए फ्रेंड तुम अगर उसके रियली फ्रेंड हो, तो बाकी अल्टरनेटिव्स है कि हॉस्पिटल में ये भी तो हो सकता है, तो शुडन्ट यू गो एंड हेल्प हिम और हर? तो ये वेरियस अल्टरनेटिव्स जो है, ये गाइडेड डिस्कवरी के ज़रिए, मतलब गाइड कर रहा होगा थेरेपिस्ट और जो डिस्कवर कर रहा होगा क्लाइंट। तो इससे जो है उसके जो न्यू वेज ऑफ थिंकिंग है, वो डेवलप हो रही है, ऑब्वियसली नए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो जो जो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट हैं, वो कंपैरेटिवली लेस फोकस करते हैं कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट। कॉग्निटिव थेरेपिस्ट टेंड टू फोकस लेस देन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट। किस पे? कि बिहेवियरल एंटीसीडेंट्स, पहले क्या हुआ था, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में क्या हुआ, एंड द इम्पैक्ट ऑफ पेशेंट्स बिहेवियर ऑन अदर पीपल, कि पेशेंट ने जो बिहेवियर किया उसका दूसरों पे क्या इम्पैक्ट हुआ। ये कॉग्निटिव थेरेपिस्ट कम फोकस करते हैं। मैंने बोला कम फोकस करते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं, वो एंटीसीडेंट्स पे भी फोकस करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पे भी फोकस करते हैं, एंड बिहेवियर ऑफ पेशेंट जो है उस पर भी फोकस करते हैं कि उसका लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ। सो ये एक की डिफरेंस है
कॉग्निटिव थेरेपीज एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज में। और ये हम बात कर ही चुके हैं कि शॉर्ट टर्म थेरेपीज हैं वो फिक्स्ड होती हैं, चाहे वो रिसर्च पर्पस के लिए हो या सर्विस सेटिंग हो कि आपको कितने क्लाइंट्स जो है डील करने हैं, उस हिसाब से आप अपना स्ट्रक्चर कर सकते हो कि मैं लंबी लंबी जो है कई कई महीनों की या सालों की जो है काउंसलिंग की बजाय शॉर्ट जो है थेरेपीज किया करूँगा। अब जो है एनीवेयर बिटवीन 8 to 20 सेशंस जो है होते हैं इसमें CBT में, और इट इज़ फॉलोड बाय ए बूस्टर सेशन विच इज़ कॉमन। तो इसमें जो है जो जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जो रिलैप्स है वो एक कॉमन चीज़ है। मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई और वो दोबारा हो गई, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक बड़ी नॉर्मल सी बात है साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में। अच्छा, एक एक्सप्लेन चीज़ करना चाहूँगा, लैप्स और रिलैप्स में फ़र्क है। लैप्स वर्ड हम तब यूज़ करते हैं कि जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को लेटर से कि डिप्रेशन था और डिप्रेशन पूरी तरह से ठीक हो गया और डिप्रेशन के कुछ सिम्टम, एक आध सिम्टम्स आने लग गया वापस दोबारा से, तो ये तो हुआ लैप्स। मतलब अभी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मैच नहीं हुआ है लेकिन कुछ सिम्टम्स लौट के आ गए, दिस इज लैप्स। और फुल फ्लैज क्राइटेरिया मैच कर गया, फिर से डायग्नोसिस हो गया है डिप्रेशन का, ये हुआ रिलैप्स। तो जो लैप्स है वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हो गई नहीं, लैप्स भी और रिलैप्स भी, स्पेशली इन डिप्रेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पे तो इसमें जो है कोई भी थेरेपिस्ट ये नहीं चाहेगा कि अब्रप्टली जो है हम सेशंस को एंड कर दें, क्योंकि रिलैप्स हुआ फिर क्या होगा पेशेंट का, अगर रिलैप्स हुआ तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी ना, और डिफिकल्टी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ एंडिंग द सेशंस एब्रप्टली एंड परमानेंटली, वो क्या करेंगे कि एक तो ग्रेजुअली रिड्यूस करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस। जैसे कि हो सकता है कि पहले जो है वीक में 2 लेते हो, फिर वीक में 1 करें, फिर 15 दिन में 1 करें, फिर महीने में 1 करें। और जो बूस्टर सेशंस हैं मेंटेनेंस के लिए, वो फिर रेगुलर रखें, वंस इन ए मंथ या जो भी फ्रीक्वेंसी वो रखे उनको ठीक लगे। तो बूस्टर सेशंस जो है वो कंटिन्यू करेंगे, फॉलो अप करेंगे। तो यही एक रीजन है कि कुछ CBTs जो हैं दे आर इन प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म, क्योंकि वहाँ पे जो साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल इलनेस है वो है ही ऐसी कि अगर हमने कंटिन्यू नहीं रखा टाइम टू टाइम तो रिलैप्स हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट CBT। और CBT में एक चीज़ है और होती कि हमको जो है ये भी देखना होगा कि क्लाइंट जब थेरेपी के लिए आया है तो उसका गोल क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो क्लाइंट है उसका गोल ही मान लो कम है, उसको सिर्फ सिम्टम रिलीफ चाहिए, उसको चाहिए ही नहीं परमानेंट रिलीफ, तो फिर आप अगर कंटिन्यू रखना चाहोगे वो कंटिन्यू करेगा ही नहीं। तो हमें उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए जो क्लाइंट का गोल है। और दूसरी बात क्या है कि गोल जब सेट करते हैं तो वो क्लाइंट के साथ मिल के सेट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद क्लाइंट। तो क्योंकि क्लाइंट के साथ हमने सेट किया है, क्लाइंट उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फिर उसको फॉलो करना, जो गोल को अचीव करना। अदरवाइज तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। तीसरी बात जो है क्या होती है कि जो गोल हमने सेट किया है वो टाइम टू टाइम हम जब रिविजिट करेंगे तो वो हमको बताएगा कि हमारी थेरेपी प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर प्रोग्रेस कर रही है तो अच्छी बात है, विल कंटिन्यू। और प्रोग्रेस नहीं कर रही है तो फिर हमारे देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग द थेरेपी, फिर तो उसको कहीं और रेफर कर देना चाहिए। एंड जो एंड ऑफ द थेरेपी में जो है हम इवैल्यूएशन करेंगे
तो फिर हमारे को पता चलेगा जो हमारे गोल कितने अचीव हुए, कितने नहीं हुए, और क्या बाकी रह गया, उसके लिए क्या करना है। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो अभी मैंने पहले भी बोला था कि जो शॉर्ट थेरेपीज है इसमें एक्टिव रोल होता है थेरेपिस्ट का भी और पेशेंट का भी। जैसे साइकोएनालिटिक थेरेपी में 99% ऑफ टाइम जो है वो पेशेंट बोल रहा होता है, एक आध बार बीच में 1-2% जो है थेरेपिस्ट बोलता है। यहाँ ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है थेरेपिस्ट को भी और पेशेंट को भी। तो पेशेंट को एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए इसीलिए गोल जो है सेटिंग स्टार्टिंग में ही की जाती है। तो उसी से फिर स्ट्रक्चरिंग भी हो जाती है हमारी थेरेपी की, हमने करना क्या है और कैसे कैसे करना, वो प्लानिंग हो जाएगी। सो दिस वाज अबाउट CBT. नाउ कम्स इंटरपर्सनल थेरेपी। सो इंटरपर्सनल थेरेपी जो है जो साइकेट्रिस्ट है उन्होंने डेवलप की थी इन एडिशन टू मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। मेडिकेशन तो खैर चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है डिप्रेशन में, लेकिन साथ में जो है ये इंटरपर्सनल थेरेपी अगर चले तो इट वर्क्स बेटर मेडिकेशन वाला। क्यों? तो इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि जब किसी को साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेट अस से डिप्रेशन, तो इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको जो है कोई चीज़ एंजॉय नहीं करेगा, इंक्लूडिंग कंपनी ऑफ पीपल। तो ये सब होने से उसके इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वो तो खराब होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। सो रिसर्च ने भी ये बताया है कि जो ह्यूमन रिलेशन से बॉन्डिंग है उसका बनना, फॉर्मेशन होना, डिस्टर्ब होना यानी खराब होना, रिन्यू होना, नए रिलेशन बनना, तो इन सब का लिंक होता है न्यूरोसिस के साथ में। यानी कि अगर देयर इज अ डेफिसिट इन सोशल बॉन्ड्स देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन न्यूरोसिस। तो जितना ज़्यादा सोशल बॉन्ड्स बेटर होंगे उतना न्यूरोसिस कम होगा। तो इसको एज ए थेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इफ समहाउ वी इम्प्रूव द सोशल बॉन्ड ऑफ द क्लाइंट देन उसको जो है रिलीफ मिलेगा इन न्यूरोसिस। सो यहाँ पे हम इंट्रासाइकिक एम्फेसिस नहीं रखते हैं, वी अवॉइड दैट। इंट्रासाइकिक मतलब जैसे अभी CBT में हमने उसके बिलीफ सिस्टम वाली बात करी थी, तो वो इंट्रासाइकिक थी। लेकिन जो इंटरपर्सनल थेरेपी है ये हम जो है इसमें इंट्रासाइकिक चीज़ों पे एम्फेसिस नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है बेसिकली हम 4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेते हैं। कौन कौन सी 4 हैं? पहला है ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ, और रोल डिस्प्यूट सेकेंड, थर्ड इज रोल ट्रांजिशन, एंड द फोर्थ इज इंटरपर्सनल डेफिसिट। सो जो शुरू की ही 1-2 मीटिंग होती है उसी में हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि जो है क्लाइंट का जो है इन चारों में से किस जगह जो है प्रॉब्लम है। तो ग्रीफ वाली जो है प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिविजुअल को कोई भी किसी भी तरह का सेटबैक हुआ, डेथ हुई लेट अस से किसी नियर एंड डियर वन की, इट कुड बी पेट आल्सो, तो वो डेथ होने से जो ग्रीफ होता है वो समहाउ एक्सप्रेस नहीं हुआ है, रिजॉल्व नहीं हो पाया फॉर वॉट एवर रीजंस। तो ये अनएक्सप्रेस ग्रीफ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसकी लाइफ में। तो अगर हमको जो है शुरुआत की थीम में ये पता लग जाता है पहले दूसरे इंटरव्यू में कि ये ग्रीफ कुछ इसके लाइफ में आया था जिसको ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया, प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाया, तो वी फैसिलिटेट एक्सप्रेशन ऑफ दैट ग्रीफ, तो फिर इंडिविजुअल फील्स बेटर। दूसरा है रोल डिस्प्यूट। रोल डिस्प्यूट में ये होता है कि किसी भी के साथ में भी, इट कुड बी स्पाउस, इट कुड बी फादर, मदर, कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो उसका क्लाइंट का रोल डिस्प्यूट है कि भाई ये रोल उसका है या मेरा है ना। जैसे कि हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो अब बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना लेके आना किसका रोल है, या हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो शाम को जब घर लौट के आएंगे तो शाम को डिनर कौन बनाएगा।
तो इस टाइप के जो रोल डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। फिर होता है रोल ट्रांजिशन, ये भी वेरियस तरीके से हो सकता है। जैसे फैमिली लाइफ की बात करें तो शादी से पहले तो कोई भी इंडिविजुअल जो है डिपेंडिंग अपॉन देयर कल्चर इज फ्री टू एक्ट इन ए सर्टेन मैनर, लेकिन शादी के बाद तो नहीं चलेगा। वंस यू हैव ए स्पाउस वेदर मेल और फीमेल डजंट मैटर, तो आपका वो रोल ट्रांजिशन हो जाएगा कि आप एक डिफरेंट रोल में हो जाओगे। इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहले थे, फिर शादी हो गई, अब हस्बैंड वाइफ हो गए, तो अब ये एक रोल चेंज हो जाता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोल हस्बैंड वाइफ में नहीं चलेगा। तो ये रोल ट्रांजिशन जो है इसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऐसा है तो इस पे फोकस करेंगे। या अनदर एग्जांपल कि अ, जो है दे हैव ए बेबी, तो पहले तो वो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ कहीं भी घूमते थे, कुछ भी करते थे। अब बेबी आ गया है, नाउ दे आर मदर फादर एज वेल, इंस्टेड ऑफ बीइंग जस्ट बीइंग हस्बैंड वाइफ, नाउ दे आर पेरेंट्स आल्सो। तो अब रात को 2 बजे भी बच्चा रो रहा है तो उसको जो है टेक केयर करना है। जहाँ बच्चा नहीं जा सकता वहाँ घूमने नहीं जा सकते हैं। सिनेमा हॉल में मूवी नहीं देखने जा सकते, बच्चा रोएगा तो लोग बाग भी ऑब्जेक्ट करते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। सो इस तरीके से ये रोल ट्रांजिशन है, इसमें भी कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है। कोई जो है कॉलेज स्टूडेंट था, अब उसकी जॉब लग गई है, तो एज ए स्टूडेंट तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ीरो होती है। उसको कोई रोल ही नहीं है कि कॉलेज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो गया तो ठीक है, नहीं गया तो एब्सेंट लगेगी और क्या होगा। लेकिन जब जॉब में लग गया है, अब तो जाना ही पड़ेगा। नाउ ही और शी इज़ एन एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई है तो ऐसे एब्सेंट नहीं हो सकता है। प्लस एक फिक्स टाइम वहाँ पे जॉब में रहना पड़ेगा। कॉलेज की तरह नहीं कि जब मर्जी लौट के आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ। फिर एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे दी जाएगी, वो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। तो ये एकदम जो कॉलेज स्टूडेंट से एक एम्प्लॉय का जो ट्रांजिशन हुआ है, ये भी कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये थर्ड काइंड ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी में इश्यू होता है। फिर चौथा होता है इंटरपर्सनल डेफिसिट। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इंटरपर्सनल डेफिसिट में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक लोग भी हो सकते हैं, जनरली हम 2 की बात कर रहे हैं। कोई भी 2 लोग जो है आपस में एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, तो हर एक की एक्सपेक्टेशन दूसरे से होती है कि भई ये मेरे लिए ऐसा करेगा, और ऑब्वियसली दूसरे की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ऐसा करेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हो रही है, तो द पर्सन विल फील कि देयर इज़ अ डेफिसिट इन द रिलेशनशिप। तो ये जो इंटरपर्सनल डेफिसिट जो इंडिविजुअल फील करता है, इससे भी रिलेशनशिप खराब होते हैं। अब वो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जो वो एक्सपेक्टेशन है उसकी वो जेन्युइन है या नहीं, वो एग्जामिन की जाएंगी तब पता चलेगा। इट कुड बी दैट जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो गलत हो, पॉसिबल है। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वो तो डिससेटिस्फाई फील करेगा या करेगी, तो इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। वो तो थेरेपी के बाद जो है उसको करेक्ट किया जाएगा। सो ये 4 जो है की एरियाज हैं, 4 प्रॉब्लम एरियाज हैं इंटरपर्सनल थेरेपी में, जिसमें हम फोकस करते हैं नॉट ऑन द इंट्रासाइकिक थिंग, कि उसके थॉट प्रोसेस लेवल पे क्या है वो नहीं, ये इन एरियाज में हम करते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन उसकी इन चारों में से कौन सी प्रॉब्लम है, या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसमें जो है फिर हम स्पेसिफिक टेक्निक्स लगा के डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनमें से किस पे फोकस करना है, ये क्लाइंट से ही एग्री करवाया जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो तो क्लाइंट की। हम ये सोच रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम जो है रोल डिस्प्यूट की है, वो कहेगी नहीं नहीं, मेजर प्रॉब्लम जो है मेरी इंटरपर्सनल डेफिसिट की है। तो फिर हमें उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि रिलीफ तो उसको चाहिए ना। हाँ, हम समझा सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं कि अगर जो है डिस्प्यूट सॉल्व हो गए तो डेफिसिट अपने आप खत्म हो जाएगा। माने ना माने वो उसकी मर्जी है, बट उससे एग्रीमेंट लेके ही इन चारों में से किसी एक पे हम फोकस करते हैं। एक पे फोकस करेंगे तभी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी एट ए टाइम। तो ये जो आईपीटी है,
It lasts anywhere between 9 to 12 months. So this was IPT. Then comes problem solving therapy. So प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी में क्या हो रहा होता है कि इंडिविजुअल को प्रॉब्लम सॉल्व करना हम सिखा रहे होते हैं कि प्रॉब्लम जो है कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि लाइफ में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आती हो, प्रॉब्लम तो आएंगी। तो अब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इंडिविजुअल को आना चाहिए। तो इसको जो है हम इंडिविजुअल को सिखाते हैं 5 स्टेजेस में। एक्चुअली इन्होंने 5 ही लिखा है, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो है इंडिविजुअल को प्रॉब्लम डिफाइन करना सिखाते हैं। अगर प्रॉब्लम इल डिफाइंड है तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है तो फिर वो इजीली सॉल्व की जा सकती है। तो अगर इंडिविजुअल को प्रॉब्लम डिफाइन ही करना नहीं आता है तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो इसमें बुक में नहीं दिया है, आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जैसे कि किसी इंडिविजुअल ने बोला कि भाई मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, तो अब ये जो है इल डिफाइंड प्रॉब्लम हुई। इल डिफाइंड क्यों हुई? इसमें ये नहीं बताया कि कितना वेट रिड्यूस करना है, इसमें ये नहीं बताया है कि कितने टाइम में रिड्यूस करना है, इसमें ये नहीं बताया है कि कैसे रिड्यूस करना है। तो आप जो है कुछ भी करते रहोगे और बाद में जो है लेटर से कि 2 केजी वेट कम भी हो गया, तो हमें ये कह ही नहीं पाएंगे कि हमारा गोल अचीव हुआ है। वही अगर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हो कि मुझे 6 महीने में 6 केजी वेट कम करना है थ्रू डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, अब हो जाएगी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व। सो इसीलिए प्रॉब्लम को डिफाइन करना भी सिखाना चाहिए पेशेंट को, और उसके बाद में फिर ये बाकी के 5 स्टेजेस आते हैं। तो सबसे पहला है एडॉप्टिंग ए प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, यानी कि प्रॉब्लम तो है, पता चल गई, हमने डिफाइन भी कर लिया, तो अब खाली प्रॉब्लम है करते रहने से थोड़ी कुछ होगा। अब उसको सॉल्व करने का जो ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए कि यस प्रॉब्लम है, आई सॉल्व इट। फिर सेकंड जो है स्टेप होगा कि जो डिफाइनिंग प्रॉब्लम, तो इन्होंने जो है सेकंड स्टेज पे लिया है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। आई जनरली टेक इट एज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि उससे जो है फिर गोल सेटिंग भी जो है इजी हो जाता है। फिर जो है नेक्स्ट आता है जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। सो जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में क्या होता है कि क्या क्या सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं उसके, वो हम टेबल पे रखे मतलब एक लिस्ट बनाएं, डिस्कस करें। जैसे कि अभी हमने वेट लॉस की बात करी, तो एरोबिक एक्सरसाइज हो सकती है ना, कोई डाइट कंट्रोल हो सकता है, एक लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकता है, बहुत सीवियर केसेस में जेरियाट्रिक सर्जरी भी हो सकती है, फिर लाइपोसक्शन भी हो सकता है। ऐसे वेरियस सॉल्यूशंस हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारे सॉल्यूशंस हमने लिस्ट बनाई। अब इसमें से डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड द सिचुएशन, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है उसको हम चूज करेंगे। जैसे वो जो है सर्जरी के फेवर में नहीं है किसी भी तरह की, और उसको ये लगता है कि उसका जो है लाइफस्टाइल चेंज करना ज़्यादा पॉसिबल नहीं, कि उसका जॉब ऐसा है, तो डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज ये तो कर सकता है इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। सो ये जो है बेस्ट सॉल्यूशन हमने निकाले कि भाई ये 2 बेस्ट चीज़ें जो हम कर सकते हैं। और फिर ये जो भी बेस्ट सॉल्यूशन निकला आफ्टर डिस्कशन एंड एग्रीमेंट ऑफ द क्लाइंट, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करेंगे। हमने डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज फॉर 1 आवर डेली रखा, तो अभी जो है उसका कितना वेट है वो लिया, फिर 6 महीने में उसको 6 केजी वेट कम करना है सपोज, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 केजी पर मंथ होना चाहिए, और ½ केजी एवरी 15 मंथ होना चाहिए।
तो हम एवरी 15 जो डेज है, एवरी 15 डेज उसका वेट जो है मेजर करते रहेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि हमने जो सॉल्यूशन ढूंढा था वो इज इट वर्किंग, यस और नो। इफ इट इज वर्किंग फाइन, कंटिन्यू। इफ इट इज नॉट वर्किंग तो फिर हमको अपने सॉल्यूशन में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। और इसमें प्रॉब्लम सॉल्व में कोई भी मेथड यूज हो सकता है, इंक्लूडिंग ये कॉग्निटिव मॉडलिंग। कॉग्निटिव मॉडलिंग की ये और लोग जो है कैसे सोचते हैं और लोग कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्टिंग मतलब हम उसको थोड़ा हिंट्स वगैरह दें कि ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है क्या, या ये करना ठीक रहेगा, ऐसे करके। फिर क्लाइंट जो है सेल्फ इंस्ट्रक्शंस भी अपने आप को दे सकता है, खुद ही अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे। एंड रीइंफोर्समेंट, अगर उसकी प्रोग्रेस हो रही है तो उसको रीइंफोर्स करें हम कि हाँ ये ठीक है, बढ़िया, अच्छा है, करते रहो, इट इज़ गुड, इट्स वर्किंग। तो ये सब भी हम बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें रफली जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी में रफली 6 जो है ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं। देन नेक्स्ट कम्स कंप्यूटराइज्ड CBT एंड गाइडेड सेल्फ हेल्प। तो ये जो चीज़ है बेस किस पे है, एक देयर समथिंग कॉल्ड स्टेप्ड केयर। स्टेप्ड केयर होता है कि हम कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं करते हैं कि एकदम से जो हाईएस्ट लेवल का सॉल्यूशन है वो लगा देते हैं। मेडिसिन भी देते हैं तो सबसे लोएस्ट लेवल की मेडिसिन से ही स्टार्ट करते हैं, जब वो वर्क नहीं करती तब डोज बढ़ाते हैं। सो लाइकवाइज ये भी कहना है लोगों का कि हम जो साइकेट्रिक हेल्प दे रहे हैं वो साइकेट्रिक हेल्प भी जो है वो स्टेप्ड केयर में होनी चाहिए। कि जैसे कि अगर इंडिविजुअल खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले तो सबसे अच्छी बात है ना, उसको कहीं आने ही ना पड़े। सो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए कंप्यूटराइज CBT बनाया गया है। तो इसमें CBT हो रही है लेकिन एक कंप्यूटर कर रहा है। तो जैसे कियोस्क होते हैं, वेंडिंग मशीन्स होती हैं, इस टाइप का एक होगा, वहाँ पे इंडिविजुअल जाके उससे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा और कंप्यूटर जो है उसकी CBT करेगा। तो इसके दोनों फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत चीपली अवेलेबल हो जाएगी CBT, कि कंप्यूटर जो है एक बार वन टाइम एक्सपेंडिचर है, उसके बाद में तो कोई एक्सपेंडिचर होना नहीं है। थेरेपिस्ट को आपको सैलरी देनी पड़ेगी रेगुलर, हर सेशन के पैसे देने पड़ेंगे। फिर दूसरा जो है ये है कि कंप्यूटर जो है कभी भी टायर्ड नहीं होगा, लेकिन थेरेपिस्ट जो है अगर बार-बार वो रिलैप्स हो रहा है तो वो टायर्ड हो सकता है। फिर जो कंप्यूटर में एक ये भी प्रॉब्लम है कि उसमें जो चीज़ें स्टोर की जा रही हैं तो प्राइवेसी को खतरा भी हो सकता है। लेकिन फ़ायदा ये है कि कई बार इंडिविजुअल जो है किसी ह्यूमन बीइंग को अपनी बात बताने की, मशीन को बताने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करता है। कुछ ऐसी पर्सनल बातें होती हैं, कोई किसी ह्यूमन बीइंग से शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मशीन से शेयर कर लेगा, कि उसको ये लगेगा कि जजमेंटल नहीं होगी। फिर एक और इश्यू है इसमें कि कंप्यूटराइज्ड CBT में क्लिनिकल एक्सपीरियंस का कोई स्कोप नहीं है। कि कई बार जो होता है इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है वो स्ट्रेट अवे जो है प्रॉब्लम तक पहुंच जाता है, या हमें पता लग जाता है कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं रहेगी, यही सक्सेसफुल रहेगी। तो कंप्यूटर तो अपना स्टेप बाय स्टेप चलेगा, जो उसमें प्रोग्रामिंग है वैसे ही चलेगा, चाहे वो देखते ही सॉल्यूशन फर्स्ट इंस्टेंस में पता लग रहा हो तो भी। तो ये भी एक इश्यू है। फिर एक और इश्यू है इसमें कि कई लोग कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, स्पेशली द पीपल फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन। तो वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होंगे तो उनको ये हम दे ही नहीं सकते हैं। या कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि कंप्यूटर पहुँच ही नहीं सकता है, जैसे रिमोट एरियाज़ वगैरह में, वहाँ पे ये हो नहीं सकता है। तो इसके सारे अपने प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। तो जैसे 16 स्टडीज़ डिफरेंट की गई थी CBT के, कंप्यूटराइज़्ड CBT वाली, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की। तो उसमें ये देखा गया है कि आउट ऑफ 16 जो 11 जो केसेस थे उसमें जो है जो माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी एंड डिप्रेशन के थे, उसमें जो कंप्यूटराइज्ड CBT थी, इट वाज एज इफेक्टिव एज
थेरेपिस्ट लेड सीबीटी, मतलब कोई फर्क नहीं है चाहे वो थेरेपिस्ट ने सीबीटी दी है या कंप्यूटर ने दी, 11 केसेस में ऐसा पाया गया। और इन्हीं 11 केसेस में ये पाया गया कि जो स्टैंडर्ड केयर है, मतलब एक नॉर्मली जो ट्रेंड थेरेपिस्ट के जगह कोई और स्टैंडर्ड व्यक्ति जो साइकोलॉजिकली ट्रेंड नहीं है वो अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो उससे तो बेटर दी कंप्यूटर में। लेकिन ये जो एविडेंस है ये कंक्लूसिव नहीं है, मतलब हम गारंटी नहीं कर सकते कि इसको जनरलाइज करके हर जगह करेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, विल कंटिन्यू for the remaining things in the next session. So I am stopping the recording. Okay, sir.